वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा मामला आता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है। और मामला भी कोई छोटा मोटा नहीं, मामला ऐसा कि संवैधानिक व्याख्या को चुनौती देता हुआ एक ऐसा मामला। अब यह लगा लीजिए, इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अब तक की दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बुलानी पड़ती है, जिसके अंदर 11 जजेस होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम उसी मामले पर चर्चा करेंगे जिस मामले पर हम बात करेंगे वो है अल्पसंख्यक। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है, कौन डिसाइड करेगा कि अल्पसंख्यक कौन है, यह किसकी नैतिक जिम्मेदारी होगी। तो इसी के साथ हम अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं। कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी के लिए किसी एक छोटे से शहर से चलते हैं दिल्ली की ओर। माफी चाहूंगा, यूं चलेंगे ऐसे नहीं, ऐसे तो बड़े शहरों से जाते हैं, ऐसे हम छोटे शहरों से जाते हैं। तो आप दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में आप एक छोटा सा कमरा लेने के लिए पहुंचते हैं। मकान मालिक आपसे पूछता है आपका नाम क्या है। आप बोलते हैं जी मेरा नाम है रोहन शर्मा। वो कोई आपसे बात नहीं करता, आपसे सीधा बोलता है जी बिजली का बिल इतना होगा, पानी का बिल इतना होगा। वो अपने आगे ये सभी चीजें आपको जो टर्म एंड कंडीशंस होती है वो रख देता है। और एक वही दूसरा बच्चा आप ही के गांव से जब अपने लिए कोई छोटा सा रूम देखने के लिए पहुंचता है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने में हो जाए, सालों साल ले लेते, लंबा एक सफर होता है, ये एक बहुत लंबी जर्नी होती है। तो वो रूम के लिए पहुंचता है। जब वो बच्चा अपना नाम बताता है आप उस मकान मालिक को, वो नाम एक ऐसे समुदाय से जुड़ा होता है जो भारत में अल्पसंख्यक माना जाता है। अब मकान मालिक के सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। क्या क्या खाते हो, कितने बजे आओगे, घर में कौन कौन है। पता लग रहा होता है ससुरा मकान लेने नहीं आए हैं, ये तो ईडी ने बिठा लिया हमें, कुछ ऐसा ही फील कर रहा होता, क्योंकि वो बच्चे ने पढ़ी है लक्ष्मीकांत। अब वो बच्चा फंस गया इन सवालों में। तो इस तरीके के सवालों के जवाब से घिरा होता है हमारा अल्पसंख्यक। अब बात आती है हमारे पहले सवाल पर कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन डिसाइड करेगा, इस बात का निर्णय कौन करेगा कि अल्पसंख्यक कौन है। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने आगे की ओर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है हमारे देश में। भाई 100% में बहुसंख्यक तो समुदाय एक अलग हो गया। अगर हम धार्मिक रूप से इस चीज को समझने का प्रयास करें तो हमारे देश में हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है, जो लगभग 18 से 19% है। बची हुई शेष संख्या वो जाती है हमारी अल्पसंख्यक में। जैसे मुस्लिम समुदाय हमारे लिए 14.2%। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, आप सरसरी निगाहों से इसे अपने पास रखिए, लगभग 14%, क्योंकि ये डाटा आपको हेल्प करेगा आपके मेंस के एग्जाम में। वहीं अगर ईसाई पंथ पे हम चलते हैं, ईसाई धर्म पे चलते हैं, तो ये मिलता है हमें 23%। क्षमा चाहूंगा 2.3%। अगर सिख समुदाय पे चलते हैं वो मिलेगा हमें 1.7%। बौद्ध धर्म 0.7%। जैन धर्म 0.4%। और सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों की संख्या है पारसी धर्म में। पारसी धर्म ये कहता है भाई संख्या जो है उसके पास 0.006%। ये जो संख्या है ये संख्या सबसे कम है और इससे परेशान भी है पारसी समुदाय। ये लगा लीजिए इतना परेशान है कि जिसकी कोई हद ही ना हो। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
ये बात कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहला सवाल उठा। तो अभी हम संवैधानिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि विधायी दृष्टिकोण यानी कि हमारी विधानसभा यानी कि हमारी केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय है, जो संख्या में 6 धार्मिक समुदाय हैं जिनकी हमने स्टार्टिंग में ही बात करी। तो वो ये कहते हैं कि भाई इस बात का अधिकार उन्हें देता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना भी की गई 1992 में। उसी अधिनियम की धारा 2C यह बताती है कि केंद्र सरकार ने अभी तक 6 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया हुआ है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जिस केस की बात करी, जिस पे माथा पकड़ के बैठ जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो है हमारा TMY फाउंडेशन मामला। ये जाता है, ये खिलाफ होता है कर्नाटका सरकार के। कर्नाटका सरकार पूछती है हमारे सुप्रीम कोर्ट से कि भैया ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट साहब ये बताइए यार, ये कैसे पता लगेगा कि अल्पसंख्यक है कौन? तो उस दौरान इस मामले में मजबूती से जो फैसला दिया जाता है, और फैसला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, जज भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। केवल 1 वोट के अंतर से 6-8 के समझाऊंगा 6-5 के अंतर से यह डिसीजन दिया जाता है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का निर्धारण पूरे देश में जनसंख्या के बजाय व्यक्तिगत राज्यों के हिसाब से होगा। यानी कि राज्य क्या डिसाइड करेंगे कि उनके राज्य में अल्पसंख्यक कौन है। हो सकता है कोई धर्म है, मान लीजिए बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म भाई अगर कर्नाटका में जाएंगे तो वहां पे अल्पसंख्यकों की नजर में आ जाता है, लेकिन अगर हम किसी दूसरे राज्य में पहुंचते हैं तो वहां पर वो बहुसंख्यक है। तो इसलिए इस बात का निर्धारण राज्य भी करेगा। राज्य भी कर सकता है कि उसके स्टेट में, उसकी टेरिटरी में वो धर्म अल्पसंख्यक है या नहीं, इस बात का निर्धारण स्टेट कर सकता है। जब इस बात का डिसीजन स्टेट करेगा तो वो भाषा के आधार पर भी कर सकता है, क्योंकि हमारे राज्य यानी कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं, ऐसी लैंग्वेज हैं। एक तो इतना बड़ा देश, इतना विशाल देश, और उसके अंदर इतनी सारी भाषाएं बोले जाने वाली। अब आप खुद सोचिए, हम अक्सर करके बात करते हैं भाई 500 से अधिक भाषाएं हैं, 400 से अधिक भाषाएं हैं, लेकिन क्या वो सभी भाषा, उसकी 50% भी आप में से किसी को याद है? एक बार अपने दिमाग की नसें दौड़ाओ और पूछो अपने आप से कि क्या तुम्हें 20% भी याद है, पता है भाषाएं? मोटी मोटी भाषाएं पता होंगी जो हमारे संविधान में अनुसूचित है। तो कई ऐसी भाषाएं जो विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुकी हैं, तो उनका जो निर्धारण है वो राज्य सरकार कर सकती है। अब इनको सुरक्षा कौन देता है? देखो कितने चौकस थे हमारे संविधान निर्माता। जब उन्होंने संविधान बनाने के लिए अपने दिमाग में सोचा तो उन्हें यह पहले से पता था वर्तमान वाली स्थिति का कि भैया बहुसंख्यक दबा देंगे अल्पसंख्यकों को, तो अल्पसंख्यकों का वजूद बना रहे, तो इसलिए उनको उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार, जो उन्हें भारत में स्वतंत्र रूप से रहने की परमिशन देते हैं, अपने धर्म को मानने की इजाजत देते हैं। तो उसी तरीके से हम नजर दौड़ाते हैं हमारे संवैधानिक सुरक्षा पे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो उनको क्या सी सुरक्षा देता है। सबसे पहले तो आपने अपने पॉलिटिकल साइंस यानी कि लक्ष्मीकांत जी को जब आप पढ़ते होंगे,
तो आप अक्सर करके देखते होंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। इसमें आप आराम से पढ़ते हैंगे कि आत्मसात और धर्म की स्वतंत्रता, यह आता है आर्टिकल हमारा 25 में। आर्टिकल 25 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति, इस देश में कोई भी नागरिक, आप किसी भी धर्म को आत्मसात कर सकते हैं, किसी भी धर्म की स्वतंत्रता रख सकते हैं। इवन यहां तक भी सर पे इस्लामिक टोपी, माथे पे श्री राम जी का तिलक, हाथ में सिख कड़ा और गले में जीसस की चेन, ऐसे भी रह सकते हैं। कौन अधिकार दे रहा है आपको? और मन में मान रहे हैं गौतम बुद्ध के विचारों को। सोचिए कितना तगड़ा कंपटीशन, कितने अच्छे से मंथन करा होगा हमारे संविधान निर्माताओं ने। क्या सोचा होगा कि भाई आप कुछ भी आत्मसात कीजिए। अब देखिए, जो मैंने एग्जांपल दिया, व्यक्ति ने आत्मसात किसे कर रखा है? बौद्ध धर्म को। सर से टोपी से इस्लामिक दिख रहे हैं, तिलक लगाते हैं तो हिंदू दिख रहे हैं, अगर हाथ देखें तो सिखिज्म में पहुंच जाते हैं, और आत्मसात कर रखा है बुद्ध के विचारों को। उनकी मर्जी भाई, धर्म उन्हें जो है इस बात की पूरी तरीके से आजादी देता है। यह अधिकार उनको सार्वजनिक व्यवस्था तक मिलता है कि भाई अगर वो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, भाई आम पब्लिक को परेशानी हो रही है, तो उसमें समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन जो अभी तक जो भी धर्म के मानने वाले हैं, उनकी जो भी संस्कृति है, धार्मिक संस्कृति है, उसको स्वीकार किया जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसी चीज है जिससे सार्वजनिक सौहार्द खराब हो रहा है, मतलब कि आपका तो धर्म पूरा हो रहा है और दूसरे को समस्या हो रही है, तो कभी भी संविधान हमें इस चीज की कतई परमिशन नहीं देता कि आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए मैं किसी दूसरे की हत्या कर दूं। एक ऐसा ही मामला आपको शायद याद होगा, जो 3 तलाक का मामला उठा था, उसमें भाई वो उनका धार्मिक अधिकार था, पुरुषों का धार्मिक अधिकार था, लेकिन उसके लिए महिला के अधिकार की थोड़ी ना हत्या कर दी जाएगी। भाई अधिकार तो दोनों को देना देश की सरकार का दायित्व है। भाई उनकी जरूरत है फंडामेंटल राइट्स। उसी तरीके से आर्टिकल 26 कि भाई कोई भी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होती है। भाई वो अपने धर्म को किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहते हैं, इस बात को आराम से वो अपने धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट करने की उनको स्वतंत्रता है। वो आराम से मैनेजमेंट कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं, धर्म से जुड़े मामलों के पर स्वयं डिसीजन लेने की अनुमति होती है। और आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी धर्म के प्रचार को, मान लीजिए पारसी धर्म अपना प्रचार करता है क्योंकि भैया उसकी जनसंख्या कम है, जब जनसंख्या कम है तो वो प्रचार करेगा तो उसे किसी तरीके का टैक्स या किसी तरीके का कर नहीं देना सरकार को, आराम से दिल खोल के अपना प्रचार कर सकता है। जबरन एक अलग चीज होती है, किसी चीज को जबरदस्ती ला देना। प्रचार प्रसार करना एक डिफरेंट थिंग, दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है ना। तो आप अपने धर्म का प्रचार कैसे भी कर सकते हैं, सिर्फ सार्वजनिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आर्टिकल 28, अगर हम आर्टिकल 28 की ओर बढ़ते हैं तो हम आर्टिकल 28 को देखते हैं तो हम पाते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति से स्वतंत्रता मिलती है। इस बात का मतलब यह है कि कोई भी शिक्षण संस्थान अधिकार तो रखता है अपनी धार्मिक शिक्षा देने का, लेकिन अगर वो शिक्षण संस्थान किसी भी तरीके से, पूरी तरीके से या आधे तरीके से, चाहे उसमें 10% ही सरकार का क्यों ना हिस्सा हो, तो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? शिक्षा का वहां पर शिक्षण संस्थान नहीं खोल सकते। यानी कि मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में यदि कोई इस्लामिक चीज पढ़ाई जा रही है, या गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाई जा रही है, या बाइबल पढ़ाई जा रही है, तो नहीं पढ़ा सकते।
आधे से ज्यादा का दिमाग अब खुलेगा जब वो कहेंगे कि भैया एक बात बताओ कि भाई रामायण भी तो पढ़ाई जाती है स्कूलों में, महाभारत भी तो पढ़ाई जाती है। अरे भैया अपना दिमाग खोलो एक बार और ये सोचो कि रामायण और महाभारत, इतना दिमाग में रख लीजिए, धार्मिक पुस्तक से पहले वो एक लिटरेचर है। अब एक बात बताओ, जो धार्मिक ग्रंथ है हिंदुइज्म का, गीता है, रामायण है या महाभारत है? दोनों ही महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। गीता कभी नहीं पढ़ाई जाती है। आज से लगभग अप्रोक्सीमेट वर्ष 2002 या 1 के आसपास जो पुस्तकें पढ़ाई जाती थी, रिलीजन से रिलेटेड लगती थी लोगों को, रामायण और महाभारत, वो लिटरेचर हुआ करती थी, ना कि किसी रिलीजन से जुड़ी होती थी। तो किसी भी गवर्नमेंट के स्कूल में या गवर्नमेंट के द्वारा पैसे दिए गए वित्त पोषित करने से वहां पर आप नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए आपको अपना मैनेजमेंट करना होगा। आप अपने विद्यालय खोलिए और अपनी संस्कृति के लिए आप अपने शिक्षा का प्रचार कीजिए। वहां पर आप बच्चों को बुला सकते हैं और वहां पे शिक्षा आप उनको दे सकते हैं। निजी अपने होने चाहिए वो आपके, या आपके धार्मिक तौर पे होने चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके से अगर गवर्नमेंट उस बात को वित्त पोषित कर रही है, उस संस्थान को वित्त पोषित कर रही है, तो आप नहीं कर सकते। तो इसी के साथ एक दूसरा हमारा अधिकार है, हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इन दो के अंतर्गत आता है। अब देखिए, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक, आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है। और जबकि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्या देता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रोवाइड करता है। भाई क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों, माइनॉरिटी के हितों की रक्षा। आर्टिकल 29 ये बात करता है कि भाई हम किस तरीके से माइनॉरिटी के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। आर्टिकल 29 ये कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचा ले, या बचाने में यदि उसे सरकार की मदद चाहिए तो बिल्कुल सरकार उसकी हेल्प करेगी। भाई जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसी भाषाएं हैं हमारे देश में जो विलुप्ति के कगार पे है। सरकार कैसी मदद कर सकती है? अब पकड़ के तो नहीं बिठाएगी, ले भाई जबरदस्ती सीख, नहीं चलेगा। हंटर ऐसे तो सिखाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी को भी। लेकिन हाँ, सिखाने के लिए उस लिपि, उस भाषा, उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए उसकी किताबें छापी जा सकती हैं, इंस्टीट्यूट्स ओपन किए जा सकते हैं, लोगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है, उसमें थोड़े भविष्य के लिए रास्ते ओपन किए जा सकते हैं, रोजगार के रास्ते ओपन किए जा सकते हैं। तो पब्लिक अपने आप ही भागेगी ना। जब इतनी सारी सब सुविधाएं होंगी तो जेनजी कहां भागेगा? सब सुविधाएं लेने के लिए भागेगा ना। तो ये सभी चीजें सरकार हेल्प के रूप में तो कर सकती है, लेकिन अपने शिक्षण संस्थानों में ओपन नहीं कर सकती। क्योंकि देखो कितनी ही भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं और हो चुकी हैं भारत से, लेकिन किसी को भी क्या किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ाया गया? नहीं। सरकार हेल्प कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाती है। तो उसी के साथ साथ एक आता है आर्टिकल 30, जिसकी हमने यहां पर बात करी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का और प्रशासन का अधिकार रखता है। देखिए जिस तरीके से आर्टिकल 30 पूरा करता है, किसे? अपने दिमाग में सोचो, किसे पूरा करता है? आर्टिकल 28 को। कैसे पूरा करता है? क्योंकि आर्टिकल 28 में हमने तो कह दिया कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी, आप अपने में पढ़ा लो,
हम कह रहे हैं भाई हम अपने सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है, हमारी सरकार ये कह रही है हम अपने स्कूल में तो नहीं पढ़ाएंगे, अपने गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ, आपको पढ़ाना है तो अपने पढ़ा लो, लेकिन अपने पढ़ाने के लिए अपना खोलने की परमिशन तो दो। अब सरकार, अब मान लीजिए ये आर्टिकल नहीं होता, 30 आर्टिकल नहीं होता, अब सरकार कहती कि भैया हमने बोला है कि आप अपनी संस्कृति, अपनी लिपि को, अपनी धार्मिक शिक्षा को जो है, अपने विचारों को जो है आप बचा सकते हो अपने निजी तौर पर। अब जब परमिशन ही नहीं दोगे तो कैसे बचा लेगा वो? अंतर्यामी थोड़ी ना कि सबके दिमाग में डाटा गुजर देगा, ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 30 हमें ये परमिशन भी देता है इस बात की कि भैया आप अपने खुद के इंस्टीट्यूट्स ओपन कर सकते हैं। अब बात आती है अल्पसंख्यकों की, तो हमने बात कर ली कि अल्पसंख्यक कैसे निर्धारित होंगे। भाई केंद्र सरकार के हिसाब से 6 हैं, राज्य अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो है उनको कुछ संवैधानिक अधिकार भी दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? ताकि भाई वो भी अपने ही इसी देश को अपना समझे, उनके भावनात्मक जुड़ाव जुड़े रहे। तो उसी लिए इनकी कुछ समस्याएं भी हैं। समस्याओं के बारे में अवगत कराते हैं हमें सच्चर समिति की रिपोर्ट, जो आती है वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में से एक सच्चर समिति की रिपोर्ट आती है और वो ये कहती है कि भाई मुसलमानों की जो हालत है ना, वो एससी और एसटी से भी ज्यादा गई गुजरी है। माफी चाहूंगा, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ये सच्चर समिति की रिपोर्ट है। आप कभी भी समाजशास्त्र को पढ़ें तो इतना अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें आप जाति, धर्म, इन सब की, ये सबसे पेचीदा विषय हैं जो हमेशा डरा देते हैं टीचर को भी और पढ़ने वाले को भी, दोनों ही हैं इससे डरे हुए, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, तो कब किसकी भावनाएं ठेस पहुंच जाए। तो आप न्यूट्रल होकर पढ़िएगा कि सच्चर समिति की रिपोर्ट आती है, वो ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों की जो स्थिति है वो सामाजिक आर्थिक तौर पर एससी एसटी से भी गई गुजरी है। तो सच्चर समिति की रिपोर्ट ये कहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में भाई जो उच्च शिक्षा है, जो मतलब हायर एजुकेशन है, जैसे मास्टर्स हो गई, पीएचडी हो गई, रिसर्च हो गई, इसमें शिक्षा में अल्पसंख्यकों का पिछड़ापन है। ये अच्छी तरीके से है नहीं। पहली बात तो अगर ये जो है स्कूली शिक्षा इनकी पूरी हो जाए तो सबसे बड़ी गनीमत है। अभी आपने कुछ समय पहले एक केस देखा होगा कि जिसमें एक बच्ची जो है, एक महिला जो है अपने विद्यालय की तरफ जा रही है और कुछ उपद्रवी जो हैं, मैं उन्हें उपद्रवी ही कहता हूं, कुछ उपद्रवी जो है उसके सामने जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं और वो जो बेचारी अल्पसंख्यक बच्ची है वो घबरा जाती है। अब बताइए, जिस देश में लिटरेसी रेट इतना कम हो, लिटरेसी रेट जो वाकई में पढ़ाई होती है, व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, इसमें तो सबने ग्रेजुएशन कर रखी है, लगभग 80% बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखी होगी, स्कूल की किताबें नहीं पढ़ी होंगी। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम 10 मिनट में इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। यह सबसे बड़ी हमारी समस्या है। किताब पढ़कर हम किताब खोलकर नहीं देखना चाहते हैं। तो वो बच्ची, जिस देश के अंदर लिटरेसी रेट इतना गिरा हुआ हो, इतना कम हो, वो भी अल्पसंख्यकों के लिए, तो उधर समस्या क्या भाई, हम ड्रेस कोड बाद में सोचते हैं, पहले हम क्या सोचेंगे, पहले हम उनकी शिक्षा के लिए सोचेंगे, क्योंकि शिक्षा उनको आधुनिक कर देगी। अरे जब आधुनिक हो जाओगे तो खुद ही छोड़ दोगे अपनी चीजों को। आप खुद बताइएगा कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपने रिलीजन को कितना फॉलो कर पाते हैं? भाई 100 में से हो सकता है 2% ऐसे हो जो फॉलो करते हो, लेकिन 80% फॉलो नहीं कर पाते हैं, 98%। तो इनका शिक्षा में जो है हाथ बहुत तंग है, उच्च शिक्षा नहीं हो पाती है, इनकी स्कूली शिक्षा भी बहुत कम हो पाती है। क्यों? रीजन क्या है उस बात का? क्या ये अपनी पर्टिकुलर भाषा और अपनी पर्टिकुलर संस्कृति को बढ़ावा देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल इसी चीज को बढ़ावा देते हैं। दरअसल होता क्या है कि इनकम ऑफ सोर्स, पैसा अक्सर करके चीजों को रोक देती है। अब आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे, यार 14 साल तक दे तो रखी है हमने शिक्षा और भोजन फ्री, अब आप खाली शिक्षा और भोजन जो है उस बच्चे को मिल रहा है, लेकिन पेरेंट्स के पास इतनी ज्यादा समस्याएं होती हैं तो वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम बच्चे को स्कूल ना भेज करके किसी रोजगार में लगा देते हैं। और दूसरी चीज क्या हमारे स्कूल तक
पहुंचने की सुविधाएं हैं? कितनी आए दिन आप न्यूज सुनते होगे कि पानी में तैर के जा रहे हैं बच्चे हमारे, पुल नहीं है, बांसों का पुल बना के चल रहे हैं, और हमारी मीडिया उसे दिखा करके ऐसी तारीफ बटोरती है कि वाह क्या बच्चे पढ़ने वाले हैं। अब यार नालायकों, तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा, ये सरासर हमारी नाकामी है कि हम इतने साल हो चुके हैं हमें आजाद हुए और हम एक फ्लाईओवर नहीं बना पा रहे हैं वहां पर कि भाई बच्चे हमारे आसानी से पढ़ ले जा करके। तो शिक्षा में जो है उनका जो है पिछड़े हुए हैं जो अल्पसंख्यक है। रोजगार में, अब देखो भाई सीधी सी बात है, रोजगार क्या है भाई? जब तक तुम्हारे पास एक बेहतरीन शिक्षा नहीं होगी ना, तो आप रोजगार की तो उम्मीद छोड़ दो। बस क्या होगा, किसी पंखे की दुकान में पंखा ठीक कर रहे हैं, कूलर ठीक कर रहे हैं। ईमानदारी से बता दो, ये पंखा और कूलर का भी जमाना खत्म हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में आ चुका है एसी, और हर एक गरीब आदमी जो छोटे छोटा आदमी है वो भी सोचता है अपने कमरे में एसी लगवा लूं। अरे 5 स्टार ना सही, मैं 3 स्टार ही लगवा लूं। गांव में तो कटिया डाल करके एसी चल रहे हैं, कटिया समझते हो ना, तार डाल करके एसी चल रहे हैं। पर पड़ोस के गांव में जब चेकिंग होगी तो पहले खबर फैल जाती है कि गांव में आज ही फलाने गांव में चेकिंग हुई, तुरंत तारे निकल रही होती है सबकी। तो अगर जो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व है, एक तो राजनीति में बहुत कम है, दूसरी चीज सिविल सर्विसेज में बहुत कम है। आप खुद सोचिएगा, आप खुद देखिएगा, आप इतने आईएएस आईपीएसओ के नाम सुनते हैं, उसमें से कितने प्रतिशत जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उसमें से कितने प्रतिशत अल्पसंख्यकों में से होते हैं? ज्यादातर बहुसंख्यकों में से है। और दूसरी चीज है भाई, जब देखो पढ़ा लिखा नहीं है, एक अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, तो आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी यार? खराब ही रहेगी ना, है? देखो किसी भी आर्थिक दायरे को तोड़ने के लिए किसी एक पीढ़ी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना पड़ेगा। जब तक हमें एजुकेशन नहीं मिलेगी, हम एक अच्छे रोजगार या अच्छे बिजनेस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जीवन यापन हो सकता है हमारा, लेकिन आर्थिक स्थिति का सुधार नहीं हो सकता। जीवन यापन और अच्छी आर्थिक स्थिति में अंतर होता है। ये वैसे ही अंतर होता है कि एमबीए चाय वाला, अब चाय वाला स्टार्टअप नहीं है, वो एक मजबूरी रही उस बच्चे की, उस बंदे की, कि भाई उसे चाय की दुकान खोलनी पड़ी। कल्पना करो, आप मास्टर्स करने के बाद या पीएचडी करने के बाद चाय खोलोगे और पब्लिक खुश हो रही है, हाँ जी इतने लाख करोड़ रुपए का है। अबे अपने बच्चे को क्यों नहीं करवा देते? अपने बच्चों को करवा दो ना। तो शिक्षा जुड़ी हुई है हमारी रोजगार से, और रोजगार हमारा जुड़ा हुआ है आर्थिक स्थिति से। आर्थिक स्थिति इनकी बड़ी ही पेचीदा होती है, और इनकी सिर्फ ये तो सामाजिक सुरक्षाएं होंगी, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ जो इनकी पहचान, सुरक्षा और सांप्रदायिकता को जो चुनौती देती है, क्योंकि सांप्रदायिकता को चुनौती देने के लिए पूर्वाग्रह सामने आ जाते हैं। अब पूर्वाग्रह क्या होते हैं यार? इनके में ना बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, यही पूर्वाग्रह है। नालायक, मैं बोल नहीं रहा, पूर्वाग्रह यही है। क्या है पूर्वाग्रह? यही कि भैया अपने मन में एक धारणा बना लेते हो, उसी पे चल रहा होता है। ठीक है, क्या सोचते हैं वो कि यार वो तो ऐसे है और हम ऐसे हैं, अस वर्सेस देम चल रहा होता है। हमारी मानसिकता में ये चीज घर होती है कि वो तो ऐसे है, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि जिस संस्कृति से हम जुड़े नहीं होते ना, हमारा जुड़ाव नहीं होता बचपन से, वो हमें अजीब ही लगती है, हमेशा ऐसी लगती है कि ये हमारी मान्यताएं जो हैं, ये इनकी मान्यताएं जो हैं वो झूठी हैं, ये उच्च गुणवत्ता वाली नहीं है। और नफरत भरे भाषण दिए जाते हैं उनके खिलाफ कि भैया जिससे भेदभाव फैले। आपने हेट स्पीच सुनी होगी, यार क्या ही जरूरत है? हमारा राष्ट्र पंथ निरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष बना रहने दो ना। तो नफरती भाषण चल रहे होंगे अल्पसंख्यकों के खिलाफ कि ये वो, उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा। ये काफी गिल्ट वाली बात है, हमारे लिए शर्म की बात है। और उन्हें सुरक्षा का अलगाव होता है। भाई सामाजिक सुरक्षा का अलगाव तो है ही है, साथ ही साथ आपने अक्सर करके देखा होगा कि उन्हें इस बात की सुरक्षा नहीं होती है कि यार हम यहां रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये देखो, एक बच्चा कह रहा है कि भाई सऊदीया में तो इस्लाम धर्म जो है काफी उन्नति पे, वहां तो गरीबी है ही नहीं।
नालायक, तू एक बात बता भैया मेरे, वहां पे अल्पसंख्यक कौन है? और तू इंडिया के लिए आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई कर रहा है या फिर सऊदीया के लिए? है भाई, भारत में ही बना रहे। तो सुरक्षा और अलगाव, अलग थलग पड़ जाने का उनको डर सताया रहता है, उनकी संपत्ति और जीवन पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है, उन्हें डर इस बात का लगता रहता है कि यार मेरी जान को खतरा ना हो जाए। ये सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से एक दर्दनाक हादसा होता है हमारे देश में, जो कभी भी नहीं होना चाहिए भविष्य में, जो JNK में, कश्मीर में होता है, जब कश्मीरी पंडित पलायन करते हैं, अपनी भूमि, अपनी पूंजी, अपनी संपत्ति सिर्फ छोड़ देते हैं। किस लिए? जिसमें से बहुत से लोग मारे भी जाते हैं। मैंने इसका एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वहां पर भाई कश्मीरी पंडित जो है अल्पसंख्यक हो गए, भाई मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा है वहां पे, वो हो गए, तो सांप्रदायिकता के दंगे हमेशा छिड़ने का डर बना रहता है। और उसी के साथ साथ इनसे ज्यादा बुरी हालत महिलाओं की होती है। अब आपने अक्सर करके एक चीज सुनी होगी कि यह हमेशा कहा जाता है कि एक BR अम्बेडकर साहब ने बात कही थी, मेरे को याद आ गई इस समय पे। BR अम्बेडकर साहब ये कहते हैं कि शूद्रों की जो हालत है ना, उनसे ज्यादा बुरी हालत महिलाओं की है। यानी कि शूद्र तो गुलाम है, महिलाएं उनकी भी गुलाम है, यानी कि गुलामों के गुलाम। यह बात हमारे अम्बेडकर साहब जी कहते हैं। और यही बात मेरे को यहां पे आ गई क्योंकि महिलाओं को इतना ज्यादा दबा दिया जाता है। एक तो बेचारी वो बच्चियां, और ऊपर से उन्हें पूरी तरीके से एजुकेशन भी नहीं दी जाती है। हाँ, अब समय थोड़ा सा बदल रहा है, लेकिन हम ये कह देना कि पूरे भारत में बदल रही है चीजें, तो पूरे भारत में नहीं बदल रही हैं, केवल मेट्रो सिटी में। ये लगा लो पूरे राष्ट्र के 5% हिस्से के अंदर भी ये चीजें बदलाव नहीं हो रहा है। मेट्रो सिटीज के अंदर बड़े बड़े जो घर है मिडिल क्लास फैमिली तक, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है ना, वहां पर आज भी महिलाओं को घर में रख दिया जाता है। बिटिया ने 8वीं पढ़ ली, गांव देहातों में क्या होता है, 8वीं पढ़ ली, अब इससे आगे नहीं भेज पाएंगे। काहे नहीं भेज पाओगे? स्कूल बहुत दूर है, क्योंकि अब तो साइकिल भी नहीं मिलती है ना, ट्रांसपोर्ट की हालत। अब ये सोचो भैया कि जिस देश के अंदर शिक्षा पाने के लिए जो है नदी पार करके जाना पड़ रहा है, खतरों के खिलाड़ी बन करके जाना पड़ रहा है, अब उसकी कल्पना कीजिए ना आप कि अब हम क्या ही उन महिलाओं के लिए सुविधा दे पाएंगे। हम एक नॉर्मल कॉमन मैन के लिए नहीं दे रहे। तो हमें इस चीज में सुधार करने की जरूरत है। ये महिलाओं की जरूरतें हैं, अगर हमें अपने आप को वर्ष 2047 तक विकसित देखना है मजबूती से। तो सामाजिक भेदभाव होता है भाई उनके पहनावे को। अब आप यकीन नहीं करेंगे, कई जगह पे क्या होता है, मान लीजिए एक कल्पना कीजिए अपने दिमाग के अंदर, आप कश्मीर, आप जो है द्वारकाधीश गए, अब मंदिर के आसपास आपको एक महिला दिखती है अपना बुर्का पहने हुए, ठीक है ना, या एक महिला दिखती है आपको पगड़ी पहने हुए। क्योंकि मैं बता दूं आपको, आप में से शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि सिखिज्म में महिलाएं भी पगड़ी पहनती हैं, जो सिखिज्म को फॉलो करती हैं। सभी महिलाएं नहीं, कुछ एक महिलाएं पहनती हैं जो उनके रिलीजन से जुड़े हुए हैं। तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं। हम उन्हें बड़े ध्यान से देखते हैं, यूं गौर से, पता नहीं क्या देख रही है यार, उनकी अपनी संस्कृति है, उनका अपना उससे जुड़ाव है। तो सामाजिक भेदभाव का भी वो सामना करती है। नफरत भरे भाषणों का उन पर प्रभाव होता है, उनके अंदर एक नफरत जाग जाती है बाकी लोगों के प्रति। और कई बार तो जैसे कि क्या होता है, वो अपने पारंपरिक पहनावे को छोड़ना नहीं चाहती है, वो भाई उनकी संस्कृति है। इस वजह से उन्हें कई मेट्रो सिटी में, कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो जॉब भी मिलना बंद हो जाती है। ये समझ लो, जो बेचारी जैसे तैसे पढ़कर पहुंचती हैं, उनको रोजगार तक नहीं मिल पाता, उनके रोजगार तक पे पाबंदी लगा दी जाती है, सिर्फ इस वजह से जी हमारा ये वाला गेटअप नहीं है, हम तो जी पैंट शर्ट में ही एडजस्ट कर पाएंगे कि भाई ठीक है आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, हम इस ड्रेस कोड में तो आपको हम रोजगार नहीं देंगे। वहीं पितृसत्तात्मकता की चुनौती होती है, पैट्रियार्की की चुनौती उनके सामने मुंह बाय खड़ी होती है। जैसे शेर अपने शिकार के लिए एक मुंह बाय खड़ा होता है ना, वैसे ही पैट्रियार्की खड़ी होती है। भाई मैंने बताया ना आपको, पहले तो पितृसत्तात्मकता ये मान के चल रही है अपने माइंडसेट में कि यार लड़कियां ही हैं तो हैं, क्या ही करेंगी पढ़ करके, यार करना तो चूल्हा चौका ही है। वो तो आधे से ज्यादा तो यही सोच रहे होते हैं, अपनी बुद्धि में लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। बुनियादी अधिकारों का अभाव होता है, घर से ही उनको भाई जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो ही उनको प्रोवाइड नहीं हो रही होती। लैंगिक असमानता,
लैंगिक असमानता, ये सबसे पेचीदा विषय है कि उन बिचारी बच्चियों को लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ रहा होता है। बेटा पढ़ नहीं रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, वो फिर भी रात को जो है 11 बजे आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिटिया अगर अपनी अपनी महिला मित्र से, अपने किसी दोस्त से नोट्स लेने भी चली जाए, पुरुष दोस्त की तो बात ही छोड़ो, उसके क्लासमेट की तो बात ही छोड़ो, अगर महिला किसी दूसरे अपनी महिला मित्र से अपने नोट्स लेने के लिए पहुंचे तो भी परिवार को समस्याएं जन्म ले लेती हैं, और साथ में उनके साथ होता है शारीरिक और मानसिक शोषण। वो इतनी बुरी तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाती हैं कि वो अंत में अपनी चीजों को, अपनी शिक्षा को त्याग देती हैं, और वो ये इस बात को मान लेती हैं कि नहीं, हम जो है शिक्षा को छोड़ देते हैं। इसके लिए बहुत से उपाय भी किए गए सरकारों के द्वारा, ऐसी बात नहीं है भाई, रोजगार के लिए उपाय निकाले गए, अल्पसंख्यकों को सुविधाएं दी गई, स्कॉलरशिप दी जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी दे सकते हैं, नई रोशनी जो है स्कीम आती है अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व के लिए, ड्रोन दीदी करके आती है, वैसे तो वो सभी के लिए, उसमें अल्पसंख्यक महिलाएं भी अपना फायदा उठा सकती है। प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम आता है, इसमें भी महिलाएं अपने फायदा उठा सकती हैं। शिक्षा में स्पेशल उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी भेजा जाता है, नौकरियों में भी उनको राज्य सरकार चाहे तो छूट दे सकती है। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और यूपीएससी मेंस के परिप्रेक्ष्य से हम देखते हैं कि एक प्रश्न मैंने स्क्रीन पर दिया है, साथ ही साथ ये टॉपिक जैसे ही खत्म होता है तो हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक है, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं की चर्चा कीजिए और उन्हें हल करने के उपाय सुझाइए। इसमें आप क्या करेंगे, चर्चाएं हमने कर ली हैं, हल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है वो सारी उनको प्रोवाइड की जा रही है, हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, तो इन चीजों को आप लिख सकते हैं। उसका एक मॉडल आंसर मैंने पेश किया है जो आप स्क्रीन पे देखेंगे। आप इसको पहले आप अपनी तरफ से लिखिएगा, उसके बाद आप यहां से देखिएगा तो बेहतर रहेगा। भाई परिचय में आप लिख सकते हैं बहुसंख्यकों की, मैंने बताया था ना आपको, परसेंटेज अगर डाटा आप लिखते हैं तो एक बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करके जाएगा, आर्टिकल 25 से 30 तक मैंने बताया आपको। इसकी शुरुआत आप अपने परिचय में दे, जिससे कि एक मजबूती प्रदान करती है अपने आंसर में। और फिर उसके बाद आती है समस्याएं, जो इन्होंने पूछा, समस्याएं भाई पूर्वाग्रह की समस्या, रूढ़िवादिता की समस्या है ना, और साथ ही साथ सच्चर समिति की जो रिपोर्ट पेश की गई वो वाली समस्याएं, राजनीति में इतना कम प्रतिनिधित्व है, नौकरियों में इतना कम प्रतिनिधित्व है ना, लोगों की आलोचनाएं, स्टीरियोटाइप। तो उसके बाद हम संवैधानिक उपाय, जिसकी बात कर रहा है सवाल कि भाई उपाय क्या होने चाहिए। उपाय के लिए भाई संवैधानिक उपाय हमने दिए, कुछ मानवीय उपाय भी हो सकते हैं जो सरकार भाई जैसे प्रचार करना, लोगों के हितों में बात करना है ना, हेट स्पीच पर रोक लगा देनी, तो इस तरीके की हम चीजें अपने आंसर में लिख सकते हैं। निष्कर्ष में हम समावेशी विकास की हमेशा हम बात करेंगे और राष्ट्र की अखंडता और मजबूती की हम हमेशा ही बात करेंगे कि भाई ये जरूरी है अगर देश बना रहे। वैसे बना तो रहता ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि देश बिक जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें हैं है ना। जर्मनी में इतना हो गया, हिटलर आया, आधे से ज्यादा खुद बर्बाद हुआ, पूरा खुद बर्बाद हुआ, आधे से ज्यादा दुनिया को बर्बाद करा, लेकिन क्या जर्मनी है नहीं वर्ल्ड में, अभी भी है। सोच बदलो, सभी चीजें खुद ब खुद बदल जाएंगी। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत काफी यूजफुल होगा। आप इसका यूज सोशियोलॉजी में ही नहीं वरन आप अपने हिंदी के ऐसे में भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक या इस क्लास से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं ताकि मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको दे सकूं। धन्यवाद। इसी के साथ हम ये क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।